नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है वो है समास। समास क्लास 9th का टॉपिक है जो कि हिंदी ए एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थियों जो कि क्लास 9th में है उनका जो कोर्स ए है उसके व्यवहारिक व्याकरण का एक टॉपिक है। और साथ ही ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कि कोर्स बी पढ़ते हैं उनके व्यवहारिक व्याकरण में भी समास पूछा जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि समास क्या होता है, समास के प्रकार क्या होते हैं और समास किस प्रकार से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में जब आपको शब्द निर्माण सिखाया था, शब्द निर्माण के प्रकार बताए थे, मैंने उस वीडियो में बताया था कि हिंदी भाषा में नवीन शब्दों का निर्माण शब्दों के माध्यम से ही किया जाता है। यानी कि हम अपने शब्दकोश को जो कि पूर्व में अस्तित्व में आए हुए शब्द हैं उन्हीं से को लेकर हम नवीन शब्दों की रचना करते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको 4 विधियां बताई थी कि किस प्रकार से हम शब्दों के माध्यम से नवीन शब्दों की रचना हिंदी भाषा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत करते हैं, जिसमें से एक थी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और एक मैंने बताई थी विधि वो थी समास, कि समास के माध्यम से भी नवीन शब्दों का निर्माण होता है। तो आज मैं आपको वही समास की जो विधि है जिसके माध्यम से हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि समास क्या होता है और समास से किस प्रकार हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। समास पढ़ने से पहले हम कुछ भी टॉपिक व्याकरण में पढ़ते हैं तो उसके सबसे पहले तो हमें उसके अर्थ पर जाना चाहिए। जैसे कि मैं भी आपको जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो आपके वाक्य हो, कुछ भी है तो उसका जो अर्थ है सबसे पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर समास पढ़ने से पहले जो हमें समास का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो इस शब्द का अर्थ है, हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि समास की परिभाषा उसी शब्द उसी अर्थ में छुपी हुई है। अब समास क्या होता है? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा करना, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा बड़ा है जिसको हम छोटा करते हैं, तब हम कहते हैं कि उसमें हमने समास किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि समास के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि जो हमारे पास होगा वो कोई शब्द समूह होगा जिसको कि हमें छोटा करना है, और छोटा करके हमें एक नवीन शब्द की रचना करनी है। तो जो समास है वो हम कह सकते हैं वो एक विधि है, प्रक्रिया है वो एक, और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के समूह को छोटा करके एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो इसके अर्थ में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि समास वह प्रक्रिया है, वह विधि है जो छोटा करती है किसे? 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के समूह को। तो इसकी परिभाषा को लिखते हुए हम ये देखते हैं कि इसकी परिभाषा ये हुई कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के समूह को छोटा या संक्षिप्त करके एक नवीन शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। यानी कि ये जो मैंने लिखा है वो इसकी परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के समूह को छोटा या संक्षिप्त करके एक नवीन शब्द बनाने की विधि को हम समास कहते हैं।
अब ये विधि होती कैसे है, किस प्रकार हम शब्द समूह को छोटा करते हैं, जो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रही हूं। जैसे हमारे पास एक शब्द समूह है घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार, ये हमारे पास शब्द समूह है। एक और हम शब्द समूह ले लेते हैं कि रसोई के लिए घर। ठीक है, हम एक और शब्द समूह ले लेते हैं गगन को चूमने वाली। ये हमारे पास ये 3 शब्द समूह है। पहला घोड़े पर सवार, दूसरा रसोई के लिए घर, तीसरा गगन को चूमने वाली। अब हमें इन शब्द समूह में समास प्रक्रिया को अपनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन शब्द समूह को हम छोटा करके एक नवीन शब्द बना देंगे, यानी कि हम इसमें समास करेंगे। अब समास कैसे होगा, घोड़े पर सवार को हम छोटा करके एक नवीन शब्द बनाएंगे कि जो हमारा होगा घुड़सवार। यानी कि जो घोड़े पर सवार होता है, घोड़ा चलाने वाला जो होता है उसको हम हॉर्स राइडर बोलते हैं, यानी कि हम उसको घुड़सवार बोलते हैं। घुड़सवार मतलब जो घोड़े पर सवार है। ठीक है, दूसरा है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर को छोटा करके हमने एक नवीन शब्द की रचना की, वो हो गया रसोई घर। ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि ये शब्द आए कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कैसे बने हैं ये शब्द। तो आज आपको ये पता चलेगा कि जो आप तरह तरह के शब्द सुनते हैं वो बेसिकली बनते कैसे हैं और क्या प्रक्रिया है उनको बनाने की। तो यहाँ पर देखिए, ये शब्द समूह था हमारा रसोई के लिए घर। तो हमने एक नवीन शब्द की रचना की, यानी कि इस शब्द समूह में हमने समास विधि को लगाया तो बन गया रसोई घर। तीसरा है गगन को चूमने वाली, यानी कि गगन को चूमने वाली, यहाँ पर उन बिल्डिंग्स को, उन भवन को, उन अट्टालिकाओं की बात की गई है जो बहुत लंबी, बहुत ऊंची होती हैं, जिसको हम गगनचुंबी बोलते हैं। हम इसको, एक शब्द है इसके लिए गगनचुंबी, यानी कि ऐसी इमारतें, ऐसी मीनारें जो गगन को चूमती हैं, यानी कि गगन तक पहुंच रखती हैं, तो उसको हम बोलते हैं गगनचुंबी। तो इस तरीके से हमने देखा कि गगन को चूमने वाली इस शब्द समूह को भी हमने यहाँ पे छोटा करके एक नवीन शब्द बनाया गगनचुंबी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार समास हुआ, यानी कि हमने इन शब्द समूहों के शब्द समूहों में हमने समास की प्रक्रिया लगाई और एक ये नवीन शब्द की रचना हुई। अब हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ हमने समास किया। अब इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को और समझना पड़ेगा जो कि समाज की अवधारणा होती हैं। सिर्फ समास यहीं तक सीमित नहीं है कि हमने बस पढ़ लिया कि 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल को, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के छोटा करने की विधि को हम समास कहते हैं। इतना तो आपने समास का सिर्फ एक परिभाषा को आपने समझा है। अब समास के बारे में और क्या अवधारणा है हम उसकी बात करेंगे। अब हमने देखा कि जब ये हमने शब्दों समूह को छोटा किया और ये हमारे सामने एक नवीन शब्द बनकर आए हैं, तो इनका भी कोई एक नाम है, यानी कि जो समास के द्वारा बने हुए शब्द होते हैं हमने उनका नामकरण कर दिया और उन्हें हमने बोल दिया समस्त पद। समस्त पद, या हम इसके लिए बोलते हैं समासिक शब्द। समासिक शब्द, यानी कि समास प्रक्रिया से बने हुए शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समस्त पद या समासिक शब्द। यानी कि जो हमारे पास घुड़सवार, रसोई घर, गगनचुंबी, ये 3 जो शब्द हैं उनको हम क्या बोलेंगे व्याकरणिक समास की व्याकरणिक भाषा में, कि वो समस्त पद हैं और या समासिक शब्द हैं। तो समास को समझने के लिए हमने पहले समझा कि समास क्या है, दूसरा हमने समझा कि ये समस्त पद क्या है, कहाँ से आए समस्त पद, हमने किन्हें बोला समस्त पद। अब हम तीसरी जो बात समझेंगे वो होगा समास विग्रह, जो कि समास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह होता है कि जब हम इन समस्त पदों को वापस उनकी पुरानी स्थिति में लिख दें तो ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा। विग्रह मतलब होता है अलग करना, बिखेर देना किसी चीज को, यानी कि जो हमारे ये समस्त पद हैं हमने इनको वापस इनकी पुरानी स्थिति, यानी कि घुड़सवार को फिर से घोड़े पर सवार लिख दिया, रसोई घर को हमने फिर से रसोई के लिए घर लिख दिया, हमने गगनचुंबी को फिर से गगन को चूमने वाली लिख दिया। तो ये जो हमारा ये प्रक्रिया है जो हमने किया है उसे हम कहेंगे समास विग्रह।
ठीक है। ये हमारी क्या है, समास विग्रह, यानी कि समस्त पदों को वापस उनकी पुरानी स्थिति में लिखे जाने को हम समास विग्रह कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये समस्त पद दे दिया गया होता है और आपसे पूछा जाता है कि पता लगाओ कि समस्त पद में कौन सा समास है। क्योंकि अभी हम समास के जब प्रकार पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस कौन कौन से प्रकार से समस्त पद बनते हैं, ठीक है। तो आपको फिर क्या होगा कि इनमें कौन सा समास है, इसके पहचानने के लिए एक ही तरीका है कि हम उस पद का समास विग्रह करके देखें कि समास विग्रह किस विधि के द्वारा किया गया है। जिस विधि के द्वारा समास विग्रह किया गया है, समास के जिस प्रकार की विधि के द्वारा यह समास विग्रह किया गया है, वही समस्त पद का वही समास होगा। दूसरा, आपको इस तरीके के समास विग्रह दे दिए गए होंगे और आपसे को इनको समस्त पद में पूछना होगा कि भैया ये आपका विग्रह है, इससे कौन सा समस्त पद बनेगा। तो कहने की बात यह है कि आपको दोनों चीजें समझनी है कि समस्त पद क्या होते हैं और समास विग्रह क्या होते हैं। जब हम इन समस्त पदों को वापस हम फिर से तोड़कर लिख देते हैं या वापस उन्हें शब्द समूह में बदल देते हैं, तो जो वो प्रक्रिया होती है उसको हम समास विग्रह कहते हैं। तो मैंने आपको अभी तक समास के अंतर्गत 3 चीजें बताई हैं। पहला मैंने बताया कि समास क्या होता है, समास एक विधि है। दूसरा, मैंने बताया कि समस्त पदों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनकर आते हैं उसे हम समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि समास विग्रह क्या होता है, कि जब हम उन समस्त पदों को वापस अपनी पुरानी कंडीशन में ला देते हैं तो वो हमारा समास विग्रह होता है। यानी कि विग्रह मतलब अलग करना, हमने इन सारे शब्दों को फिर से अलग अलग करके लिख दिया तो वो हमारा समास विग्रह हुआ। अब जो चौथी चीज समास के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, वो है हमारा उत्तर पद और पूर्व पद। आप अगर व्याकरण की पुस्तक में कभी भी आप समास की परिभाषा को पढ़ते होंगे तो आपके लिए हमेशा आपको उसमें एक पंक्ति लिखी मिलेगी कि जिस पद में पूर्व पद प्रधान हो, जिस पद में उत्तर पद प्रधान हो, इस तरह की भाषा लिखनी हो लिखी होती है उसमें। तो अगर हम ये नहीं जानेंगे कि वो पद होते क्या हैं, कि क्या पूर्व पद होता है, क्या उत्तर पद होता है, तो हम उस जो व्याकरण की जो लैंग्वेज है समास के अंतर्गत उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो समास के बारे में जो एक और अवधारणा है वो है पूर्व पद और उत्तर पद की, हम उसको जानेंगे कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। अब जैसे कि देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में, यानी कि कुछ ऐसा जो कि पहले है और बाद में है। अब यहाँ पद की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम किसी शब्द की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण लिखा, राजकुमार। ये राजकुमार एक समस्त पद है, शब्द है। अब इसका पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, इसे हमें समझना है। तो हमने देखा ये शब्द के 2 भाग हमने किए, यानी कि अगर हम राजकुमार का विग्रह करें तो इसका विग्रह ये होगा कि राजा का कुमार, कुमार मतलब पुत्र, राजा का पुत्र, जो राजा का पुत्र होता है जिसे हम राजकुमार कहते हैं। तो इस शब्द के 2 हिस्से हैं, राज और कुमार। तो जो ये पहला हिस्सा है वही हमारा पूर्व पद है। जो हमारा जो पहला हिस्सा है यानी कि जो राज है वो हमारा पूर्व पद है। इसे हम प्रथम पद भी कहते हैं। ज़्यादातर आपको पूर्व पद के नाम से ही व्याकरण की पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन इसको हम प्रथम पद कहते हैं। अब जो कुमार है वो हमारा उत्तर पद है, जिसको कि हम द्वितीय पद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि पूर्व पद और उत्तर पद की क्या अवधारणा है, कि जो कोई भी शब्द है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक और शब्द लिखा अजन्म। अजन्म एक शब्द है। अब इसमें भी पूर्व पद और उत्तर पद है। पूर्व पद इसका आ है, ये हमारा पूर्व पद है, और जन्म इसका उत्तर पद है। यानी कि कोई भी जो समास की प्रक्रिया से बने हुए शब्द होते हैं, स्पेशली समास की प्रक्रिया से बने हुए जो पद होते हैं, समस्त पद होते हैं, उनमें हम पूर्व पद और उत्तर पद की अवधारणा को देखते हैं। उसमें हम पूर्व पद और उत्तर पद को निकालते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण से हम पूर्व पद उत्तर पद समझते हैं कि हमारे दशहरा आने वाला है, तो मैं आपको दशानन का ही उदाहरण दे रही हूँ कि एक हमारे पास दशानन
हमारे पास शब्द है। अब इसमें पूर्व पद उत्तर पद क्या है? दशानन को यदि हम विग्रह करें, इसकी संधि करें तो 10 आनन, इसका 2 भाग होंगे, 10 और आनन। तो यहाँ पर जो 10 वर्ड है, ये जो 10 शब्द है वो हमारा पूर्व पद है, यानी कि 10। आनन मतलब होता है सिर, यानी कि रावण के 10 सिर थे। और जो हमारा यहाँ पर आनन यानी कि ये संधि की गई है, तो यहाँ जो आनन शब्द है ये हमारा उत्तर पद है। तो इस तरीके से हमने देखा कि समास की प्रक्रिया से जो भी शब्द बनते हैं या कोई ऐसे शब्द पता लग जाता है हमें कि समास प्रक्रिया से आपके पास शब्दों का भंडार है, तो आप इसको जान सकते हैं कि ये समास के माध्यम से बना हुआ शब्द है, क्योंकि उसको पहचानने का तरीका है, क्योंकि उस शब्द का निर्माण ऐसे होगा कि आप उसमें पूर्व पद और उत्तर पद को निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा समास की जो एक और अवधारणा कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होती है, वो आपने समझा कि जो शब्द का पहले का हिस्सा होता है, पहला भाग होता है, पद का पहला भाग होता है वो हमारा पूर्व पद होता है, और जो दूसरा भाग होता है उसे हम उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। तो यहाँ जो अभी तक समास को आपने पढ़ा और जो समास की जितनी भी अवधारणाएं थी, जो कि समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समास पढ़ते हैं तो हमको ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो वो मैंने आपको अभी तक बताया कि समास को पढ़ने के लिए कि सबसे पहले हमने समास को समझा, फिर हमने समास पद को समझा, फिर हमने समास विग्रह को समझा और इन पूर्व पद और उत्तर पद की अवधारणा को समझा। अब हम आते हैं समास के प्रकार पर कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जब आपसे पदों की बात कर रहे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद की बात कर रहे हैं, तो यानी कि समास के प्रकार में प्रधानता का बहुत महत्व होता है। प्रधानता का बहुत महत्व होता है कि समास में किस चीज़ की प्रधानता होती है। ठीक है, प्रधानता ही हमें प्रकार बताती है, यानी कि किस चीज़ की प्रधान है, कौन क्या प्रधान है, तो हमें वही उसके प्रकार बताएगा। अब हम प्रधान की बात करते हैं तो हम पद को लेकर बात करते हैं। जो अभी हमने पूर्व पद और उत्तर पद सीखा है, हम उसको लेकर बात करते हैं कि उसमें क्या प्रधान शब्द उसमें कैसे प्रयुक्त होगा। तो हम देखते हैं कि समास में अगर हम इसको करें तो एक समास ऐसा होता है समास के प्रकारों में जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा समास ऐसा होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। फिर तीसरा समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि प्रधान मतलब मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और समास का एक चौथा जो प्रकार है जिसमें कोई भी पद दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान मतलब दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वहीन होते हैं। तो फिर महत्वपूर्ण क्या होता है? तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो हमारे उत्तर पद हैं, पूर्व पद हैं, वो गौड़ हैं, अनइम्पॉर्टेंट है, मुख्य नहीं है। कोई एक तीसरा ही शब्द है, कोई एक तीसरा ही पद है, वो प्रधान है। तो वो एक चौथा प्रकार का हमारा ये चौथा जो प्रकार होता है समास का, वो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि समास के अगर कोई प्रकार पूछे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि पूर्व पर प्रधान, उत्तर पर प्रधान। अब इन सब के लिए समास का कोई ना कोई एक नाम है, यानी कि उस विधि का कोई एक नाम है जिसकी परिभाषा जब आप पढ़ोगे ना तो आप यही पढ़ोगे कि उस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या उस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो ये बेसिकली मैंने उन समास के नामों को बताने से पहले मैंने उनकी विशेषताओं का ज्ञान करवाया है। अब हम देखते हैं क्या है। अब देखिए, जिस समास विधि के जिस प्रकार में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि शब्द का पहला हिस्सा प्रधान होता है, उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास, यानी कि समास का जो पहला प्रकार है वो है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि शब्द का बाद वाला हिस्सा प्रधान होता है, उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास प्रकार है जिसमें शब्द पद का दूसरा हिस्सा प्रधान होता है, इंपॉर्टेंट होता है, पद का उत्तर भाग, शब्द का उत्तर भाग
इंपॉर्टेंट होता है, प्रधान होता है। फिर है आपका, ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। फिर हमारा तीसरा प्रकार क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि हमारा एक है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यह हमारा तीसरे प्रकार का समास है। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि जो पूर्व पद उत्तर पद है दोनों बराबरी से हिस्सा लेते हैं एक नए शब्द की रचना करने में। ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि दोनों, अब चौथा जो प्रकार है हमारा, दोनों पद अप्रधान कोई तीसरा पद प्रधान, तो यहां पर क्या आएगा, बहुव्रीहि समास का नाम आएगा। बहुव्रीहि एक समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। अब कैसे, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था दशानन का। दशानन में दो पद हैं, दश और आनन। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौड़ हैं। क्यों? क्योंकि दशानन किसी एक व्यक्तित्व का, किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो ऐसे पद जो किसी की विशेषता बताते हैं, उसके नाम में उसकी विशेषता छुपी होती है, वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि अब यहां पर हम कैसे इसका बहुव्रीहि समास समझेंगे दशानन को, कि 10 हैं आनन जिसके, कि 10 सिर आनन किसके हैं। इस दोनों पद का मतलब तो ये हुआ कि 10 सर हैं जिसके, या 10 सिरों वाला। ठीक है, कौन है वो 10 सिरों वाला हुआ रावण। तो ये हमारा जो तीसरा पद है वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा मुख्य हुआ। जैसे हमने लिखा कि दोनों पद अप्रधान और कोई तीसरा पद प्रधान, तो तीसरा पद आया निकलकर, वो हमारा प्रधान है। तो इसलिए यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास करें, इसको कहते हैं कि ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी भगवानों के नाम हैं ना, चाहे वो चक्रपाणि हो गया, चाहे चक्रधर हो गया, चाहे वो दशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, और आपका पंचानन हो गया, ज़्यादातर जो भगवानों के नाम होते हैं वो ज़्यादातर बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, क्योंकि उन भगवानों के नाम में उनकी विशेषता छुपी होती है। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर हम किसको बोलते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर हम भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं कि भाई जो पीला वस्त्र धारण करते हैं वो पीताम्बर होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु। हम कमल नयन किसको बोलते हैं, कमल नयन हम विशेषण देते हैं किसके लिए, हम भगवान राम के लिए देते हैं, क्योंकि कमल के समान उनके नयन हैं, कमल के नयन हैं जिसके, कमल के समान है नयन है जिसके, तो वो हमारे भगवान राम हुए। तो इस तरीके से हम बहुव्रीहि समास को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जितने भी भगवानों के उदाहरण हैं, भगवानों के नाम के, वो सब हमारे बहुव्रीहि समास में आएंगे। और उनको पहचानना भी इसलिए आसान है कि जहां कहीं भी आप भगवान का नाम देखो, जैसे पंचानन है हमारा, चतुरानन है, चतुरानन मतलब 4 आनन हैं जिसके, भगवान ब्रह्मा। पंचानन 5 आनन हैं जिसके, भगवान शिव। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, किसका नीलकंठ, हम किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, क्योंकि उसमें नीला कंठ, नीलकंठ अगर उदाहरण है तो ना तो उसमें नील पद है, नील पूर्व पद प्रधान है, ना ही उसमें कंठ उत्तर पद प्रधान है, एक नया ही शब्द प्रधान है, वो है भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो इस प्रकार से वो सारे उदाहरण हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं 4 मेन, हमें समास तो पता चल गए कि समास 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन आपकी व्याकरण की पुस्तकों में लिखा होगा कि समास के 6 प्रकार होते हैं। जी हाँ, 6 होते हैं, लेकिन वो जो 2 बाकी बचे हुए प्रकार हैं वो हमारे तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं। यानी कि तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है। हमारा जो तत्पुरुष समास है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इसका द्विगु समास, और दूसरा जो इसका होता है तत्पुरुष का, वो है कर्मधारय समास। जो दूसरा है आपका कर्मधारय समास। यानी कि तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इस प्रकार हमारे पास समास की संख्या क्या हो गई, हमारे पास समास की संख्या हो गई 5, द्विगु समास 5वां और कर्मधारय समास 6वां। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारे पास अब 6 समास हो गए। कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास।
जो कि तत्पुरुष समास के ही 2 भाग है, 2 ही प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में कि समास क्या होता है, समास की क्या अवधारणाएं हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास पद क्या होते हैं, समास विग्रह कैसे होता है, समास पद कैसे आते हैं, समास की प्रक्रिया से नवीन शब्दों का निर्माण कैसे होता है, फिर पूर्व पद उत्तर पद क्या होते हैं, उनके आधार पर हम समास को किस प्रकार प्रकारों में बांटते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा कि समास के मुख्य 4 प्रकार हैं और जो बाकी 2 प्रकार हैं 6 प्रकारों में से वो तत्पुरुष समास के ही प्रकार हैं। तो अगली कक्षा में, अगली क्लास में बच्चों, मैं आपको इन सारे समासों के को उदाहरण के साथ समझाऊंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको समास को पहचानने में नहीं आएगी। आप बहुत ही आसानी से, एक बहुत मामूली सी ट्रिक से, एक बहुत ही आसान ट्रिक से आप उन समासों को अच्छे से पहचान पाएंगे एग्जाम में और बिना कोई गलती किए आप बहुत अच्छे नंबर समास वाले प्रश्न में आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो मैं समास के प्रकारों की व्याख्या के ऊपर ही बनाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मैं ऑनलाइन हिंदी कोचिंग भी 9th से लेकर 12th तक का जो कोर्स है एनसीईआरटी का, वो मैं पढ़ाती हूँ। अगर आप में से कोई पढ़ने के लिए इच्छुक बच्चे हैं मुझसे ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया गया है, आप मुझसे मेल करके उस पर कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो बच्चों, अगली क्लास के लिए, अगले लेसन के लिए आप तैयार रहिए और मुझसे जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।